Hey all, this is Palak Narang studying MBBS and welcome to my YouTube channel. तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारा अमाइनो एसिड प्रोटीन वाले पार्ट से। अमाइनो एसिड एसच तो पिछले क्लास में कंप्लीट हो गया था, नहीं देखिए वीडियो तो देख लेना। उसमें पता है मैंने आपको तीन ऐसे ऑन द बेसिस ऑफ सो एंड सो थिंग्स मैंने आपको डिवीजन कराया था। सबसे पहले मैंने आपको अमाइनो एसिड कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है, एसेंशियल, सेमी एसेंशियल और नॉन एसेंशियल, वो कराया था। सेकेंडली मैंने आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ वो एसिडिक है या बेसिक, मतलब पीएच के हिसाब से, तो वो न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो मैंने न्यूट्रल के एग्जाम्पल उसमें बताए थे आपको, गाविल, ग्लाइसिन, एनालिन, वो वैलिन जो भी है। लेकिन बेसिक और एसिडिक के मैंने बताना रह गया था, तो हम उसके एग्जाम्पल करते हैं। तो बेसिक अमाइनो एसिड और दूसरा एसिडिक अमाइनो एसिड। एसिडिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। कितना मस्त ना, जिस नाम में एसिड है वो ही हमारा एसिड हो जाएगा। नहीं, हमारे एग्जामिनर इतने अच्छे नहीं होते। वो क्या करेंगे, ग्लूटामिक एसिड की जगह हम लोग लिखेंगे ग्लूटामेट, वो पूछेंगे ग्लूटामेट, एसिड कोई नहीं पूछने वाला। एस्पार्टिक एसिड की जगह एस्पार्टेट, इस तरीके से पूछेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये अमाइनो एसिड एसिडिक है कि बेसिक है, वो आपको इससे पता चलता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है। देखो, नॉर्मल अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक साइड COOH, एक साइड NH2, एक साइड H और एक साइड R ग्रुप। अब ये तीन तो उतने कांस्टेंट रहेंगे, हमको R ग्रुप में ऐसा कुछ करना होगा जिससे वो एसिडिक अमाइनो एसिड प्रूव हो सके। तो हम ऐसा क्या करेंगे, अगर उसको एसिडिक बनाना है तो हम क्या करेंगे, COOH को डाल देंगे। यानी कि इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ, ये एक COOH डालने की वजह से ये कैसा अमाइनो एसिड बन गया, एसिडिक अमाइनो एसिड बन गया। बेसिक अमाइनो एसिड का एग्जाम्पल है लाइसिन और आर्जिनिन। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये बेसिक अमाइनो एसिड है? अगेन हमने क्या किया था, उसमें एसिडिक बनाने के लिए COOH डाला था, इसमें हम बेस बनाने के लिए NH2 ग्रुप डालेंगे। इतना तो कॉमन है, ये CH2 होल थ्राइस CH2 NH2, ये हमारा बन गया बेसिक अमाइनो एसिड। 2 NH2 है। अब ये किसका स्ट्रक्चर है, ये एस्पार्टिक एसिड का स्ट्रक्चर है यानी एस्पार्टेट, और ये किसका स्ट्रक्चर है, लाइसिन का स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर याद करने की ज़रूरत नहीं है इतना, आपको मेन चीज़ क्या देखनी है कि जहाँ पे NH2 ग्रुप एक्स्ट्रा है वहाँ पे बेसिक बन रहा है, जहाँ पे COOH ग्रुप एक्स्ट्रा है वहाँ पे एसिडिक बन रहा है, और इसके एग्जाम्पल बेसिकली याद रखना है। तो इसके साथ हमारा ऑफिशियली अमाइनो एसिड कंप्लीट होता है। अब हम आगे प्रोटीन पे बढ़ेंगे, हम मतलब पूरा अमाइनो एसिड का पूरा साथ में पेप्टाइड बॉन्ड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वो बन के आगे बनता है प्रोटीन्स। प्रोटीन से हम लोग बेसिकली वो क्या है वो पढ़ेंगे, उसके टाइप्स ऑफ प्रोटीन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, और उसके कुछ एग्जाम्पल्स अगर हो तो वो हम स्टार्ट करते हैं प्रोटीन के साथ। चलो लेट्स स्टार्ट विथ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, चलो प्रोटीन्स क्या है ये? प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स। अग्री करते हो? किसी को इसमें कोई दिक्कत नहीं? चलो, प्रोटीन एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि किससे बना है, अमाइनो एसिड से। यानी कि अमाइनो एसिड्स बहुत सारे अगर लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड से, ये क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। अब क्या होता है कि है ना, ये अमाइनो एसिड है, ये बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड है, इसीलिए प्रोटीन को यूजुअली अब बोला जाता है पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, इसमें जो अमाइनो एसिड है वो, अब देखो जैसे ग्लूकोज में हमने क्या किया था, ग्लूकोज बोल रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट में हमने क्या किया था, ग्लूकोज ऐसे बहुत सारे करे थे, तो हमने उसको मोनोसेकेराइड बोला, होमोपॉलीसेकेराइड बोला था। लेकिन अगर दूसरे मिक्स हो, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज हो, तो उसको हमने हीट्रोपॉलीसेकेराइड बोला था। अब इसमें एक चेंज है, प्रोटीन में होमो पॉलीमर जैसा कुछ नहीं होता, यानी कि ये सबका सब क्या होना चाहिए, हीटेरोपॉलीमर। सभी अमाइनो एसिड्स सेम नहीं हो सकते,
यहाँ पे एक कार्बन वाला नाइट्रोजन वाला एंड होता है, यहाँ पे एक कार्बन वाला एंड होता है, यहाँ पे COOH और यहाँ पे NH2। तो इसलिए इसको N टर्मिनल बोलेंगे, इसको C टर्मिनल बोलेंगे। इसमें होमोपॉलीसेकेराइड क्यों नहीं होता? क्योंकि 20 टाइप के अमाइनो एसिड है। अब कितने सारे हम कॉम्बिनेशन निकाल सकते हैं, 1 2 3 4 करके, 1 2 3 1 2 3 ऐसे, मतलब अमाइनो एसिड नंबर 1 2 3 1 2 3 ऐसे, या 1 1 2 1 1 2, बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत वेराइटी ऑफ अमाइनो एसिड। हम क्यों होमोपॉलीमर बनाए, इस वजह से भी, मतलब आप कह सकते हो, इसका रियल रीज़न आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हुआ, ये हेट्रोपॉलीमर होते हैं। इसके अलावा अगर अमाइनो एसिड को अपने आप को बोलना है कि भाई मैं प्रोटीन हूँ, तो उसको मिनिमम 50 अमाइनो एसिड होने चाहिए। तो 50 अमाइनो एसिड्स आर नीडेड टू बी कॉल्ड इटसेल्फ अ प्रोटीन, टू बी कंसीडर्ड एज अ प्रोटीन। मतलब अगर 49 अमाइनो एसिड मिलकर एक हेट्रोपॉलीमर बनाते हैं तो वो प्रोटीन नहीं है, वो एक कुछ भी नहीं है। इन शॉर्ट वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अपने जैसे डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड करते थे, वो सिस्टम प्रोटीन्स में नहीं चलता। उसमें मिनिमम 50 अमाइनो एसिड चाहिए कि तुमको प्रोटीन बनना है, तो नहीं तो वो नहीं चलेगा। प्लस ये है ना, प्रोटीन एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड बायोमॉलिक्यूल है। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिखो। इट इज़ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड बायोमॉलिक्यूल। अब इसमें क्या होता है, एक है नेक्स्ट जो बता रही वो भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, कोलेजन और रूबिस्को। कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। लिखो, पूरा लिखना, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। रूबिस्को यानी रूबिलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेस ऑक्सीजनेस इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर। इम्पॉर्टेंट है, कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड रूबिस्को इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर। इससे मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, मैंने आपको काइटिन का भी कुछ पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट में। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे आप कनेक्ट करो, ये तीनों चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाय हार्ट होनी चाहिए। मैं आपको नींद में से उठा के पूछूँ तो आपको आता होना चाहिए। डाइवर्सिफाइड बायोमॉलिक्यूल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और बस, तो ये है प्रोटीन। अब प्रोटीन के टाइप्स कैसे हम टाइप्स करेंगे कि हम उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, या आप कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो, या उसका स्ट्रक्चर बोल सकते हो। उसके बेसिस पे प्रोटीन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला है हमारा प्राइमरी, ये मैं ऐसे प्राइमरी लिखूँगी 1 और ऊपर ऐसा, ये सेकेंडरी, ये टर्शरी और एक क्वाटरनरी, जिसकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे एक बार ये प्रोटीन का पूरा रिवाइज कर लेने के बाद। प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, सिंपल, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं। वो हेट्रोपॉलीमर्स होते हैं ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड कितने होने चाहिए? मिनिमम 50 अमाइनो एसिड चाहिए फॉर इट टू बी कॉल्ड एज प्रोटीन। प्रोटीन होमोपॉलीमर्स नहीं हो सकते। प्रोटीन को एक दूसरे वर्ड की तरह भी एड्रेस किया जाता है, दैट इज़ पॉलीपेप्टाइड। फिर 50 अमाइनो एसिड, ठीक है, हो गया। इट इज़ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड बायोमॉलिक्यूल। और 3 आपको चीज़ें याद रखनी है, कोलेजन, एक रूबिस्को और एक काइटिन। कोलेजन इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, क्योंकि देखो अब आपको ये पता है कोलेजन तो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब एनिमल्स के अंदर होता है सभी, तो फिर वो एनिमल वर्ल्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है। रूबिस्को प्लांट्स के अंदर यूज़ होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है तो उसका कन्वर्जन करेगा, अगर ऑक्सीजन ज़्यादा है तो उसका कन्वर्जन करेगा, जो भी है हम आगे प्लांट फिजियो में पढ़ेंगे। तो वो रूबिस्को किसके अंदर है? प्लांट के अंदर है। तो ऑब्वियसली वो इट इज़ अबंडेंट इन द होल बायोस्फीयर। प्लांट वाले के लिए होल है और एनिमल वाले के लिए सिर्फ एनिमल है। और काइटिन इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो मैंने पहले ही बता दिया। अब हम चारों टाइप्स ऑफ प्रोटीन को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन।
तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में मैं आपको 4 बातें बताती हूँ, ठीक है। पहला, ओनली मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। दूसरा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड is determined by sequence of DNA. तीसरा, this is non-functional। और चौथा, tells us the position of amino acid। Example, newly formed protein on ribosome। अब कुछ भी नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया। करना आपको सिर्फ यही 4 पॉइंट है। मैं आपको एक एक पॉइंट का मतलब समझाती हूँ। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो और भी अच्छा। मैं एकदम अच्छे से समझाती हूँ। सबसे पहली चीज़, ओनली मेड अप ऑफ 1 पेप्टाइड बॉन्ड। हाँ 1 नहीं, ओके 1 नहीं, सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड से बना है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अब देखो, अब प्रोटीन अगर आपको अभी तक समझ में आया तो प्रोटीन तो पेप्टाइड बॉन्ड से ही बना होता है। इसमें नया क्या है? कुछ भी नहीं, कि प्रोटीन शुड बी मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। तो इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि ओनली मेड अप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड? क्योंकि हम जब आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, उसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा भी दूसरा टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड या कोई दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होगा। वो कुछ ऐसा दिखेगा, एक लेफ्ट साइड का जो होगा वो एन टर्मिनल होगा और इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट अमाइनो एसिड, और यहाँ पे क्या होगा? सी टर्मिनल, और ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डिपेंडिंग ऑन कितने अमाइनो एसिड है, ये लास्ट वाला होगा। इसी तरीके से हमारी नेमिंग होगी प्रोटीन की। दूसरा, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। इसका मतलब क्या? देखो, ये हमारे पास एक सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस को अगर हम बड़ा करें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? डीएनए। डीएनए को अगर हम बड़ा करें और खोल दें तो डीएनए के अंदर कुछ सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। वो डीएनए, ये क्या है हमारा? डीएनए। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम किससे बना है? डीएनए से बना है। डीएनए क्या करता है? डीएनए बनाता है आरएनए। क्या बनाता है? आरएनए। क्यों बनाता है आरएनए? बताती हूँ। किस प्रोसेस के थ्रू? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू आरएनए बनाता है, और ट्रांसलेशन के थ्रू आरएनए बनाता है, ध्यान से सुनना, प्रोटीन। अगर ये सब सुनोगे तो वो लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने क्या बोला कि ये सेल है, सेल के अंदर क्या है हमारा? ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए। तो मैंने डीएनए की सिर्फ एक स्ट्रैंड, आगे बहुत सारा होगा इधर। क्रोमोसोम बहुत की जो डीएनए होती है वो लंबी होती है, लेकिन हम एक छोटा सा पैर बनाते हैं, छोटा सा लाइन बनाते हैं। ये है हमारा डीएनए। डीएनए क्या करता है? जब उसका समय आता है वो ट्रांसक्रिप्शन करता है और आरएनए बनाता है। फिर आरएनए ट्रांसलेशन करता है। आरएनए मतलब डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। मानो इस स्ट्रैंड का आरएनए बना है तो इसके अपोजिट बनेगा, यानी कि टी नहीं होता इसमें। ओके, हमने क्या किया? अगर आपको ये सब नहीं समझ में आ रहा है तो इट्स फाइन। 12th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे MBI, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अभी आपको जितना समझना है वो मैं आपको समझा देती हूँ एकदम शांति से। बुक पेन अभी 2 मिनट के लिए साइड पर रख दो और सुनो। हमारी बॉडी में एक स्पेशल सेल, स्पेशल नहीं बोलूँगी, हर सेल क्या करती है? उसके अंदर क्या है? पहली बात तो क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम किससे बना होता है? 10th स्टैंडर्ड। क्रोमोसोम बना होता है डीएनए से। अब डीएनए कैसा दिखता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो एक ये स्ट्रैंड, एक उसके ऊपर वाली स्ट्रैंड। अब डीएनए के अंदर है ना एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ऐसे सब चीज़ों से है ना बना होता है, यानी ATGC कुछ भी, कोई भी सीक्वेंस हो सकता है। मैंने ऐसे रैंडम सीक्वेंस रखा है। तो अब क्या होता है? एक सेंट्रल डॉग्मा करके होता है। क्या होता है? सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा मतलब
कुछ नहीं। सेंट्रल डॉग्मा का मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें डीएनए कन्वर्ट हो रहा है प्रोटीन में, यानी ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है। अब डीएनए का कन्वर्जन इनटू आरएनए कैसा होता है, एक बहुत अच्छी सी पूरी आप प्रोसेस पढ़ने वाले हो 12th में, अच्छी खासी प्रोसेस होती है जिसमें डीएनए की सीक्वेंस के बेस पे आरएनए की सीक्वेंस बनती है, उसी की सीक्वेंस के डिपेंड करके, मतलब यहाँ पे जो होगी उसी के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। अभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री याद रखने की जरूरत नहीं, खाली डीएनए की सीक्वेंस पे डिपेंड करके ही आरएनए अपनी एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डीएनए से बना आरएनए, उसकी सीक्वेंस पे डिपेंड करके। अब जो आरएनए होगा ना, उसी की सीक्वेंस पे डिपेंड करके अमाइनो एसिड आएंगे। जैसे ये जो सीक्वेंस होगी है ना यूएसी, उससे मैच करता हुआ जो अमाइनो एसिड होगा वो आएगा, फिर आगे वाली जो सीक्वेंस है उससे मैच करता हुआ अमाइनो एसिड आएगा। यानी कि मान लो इससे मैच करता हुआ अमाइनो एसिड नंबर 1 है, इससे मैच करता हुआ अमाइनो एसिड नंबर 2 है, तो ऐसे इस सीरीज़ में आएगा और अल्टीमेटली बहुत सारे अमाइनो एसिड आएंगे। और अमाइनो एसिड बहुत सारे क्या होता है, वो प्रोटीन होता है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, डीएनए से प्रोटीन बना, यानी कि डीएनए की जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस पे डिपेंड करके एक आरएनए का स्ट्रक्चर बना। अब आरएनए की सीक्वेंस पे डिपेंड करके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर बना। तो अल्टीमेटली प्रोटीन का स्ट्रक्चर किससे डिपेंड हो रहा है, किस पे डिपेंड हो रहा है, वो डीएनए के सीक्वेंस पे डिपेंड हो रहा है, मतलब थोड़ा इनडायरेक्टली। तो बस मैंने वही लिखा है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इज डिटरमाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ डीएनए। सिंपल, नहीं समझा तो मैं वापस समझाती हूँ। सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए, डीएनए में क्या होता है, एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है, हर डीएनए की अपनी एक, हर पार्ट ऑफ डीएनए की अपनी एक सीक्वेंस होती है, हर इंसान में अलग अलग होती है। तो डीएनए से बनती है आरएनए, आरएनए की सीक्वेंस डीएनए की सीक्वेंस के ऊपर ही डिपेंड करेगी, और आरएनए से बनेगा प्रोटीन, प्रोटीन की सीक्वेंस क्या होगी, आरएनए की सीक्वेंस पे डिपेंड करेगी। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या हो गया, प्रोटीन, जिसकी सीक्वेंस किस पे डिपेंड कर रही है, डीएनए की सीक्वेंस पे। तो ये हो गया अल्टीमेटली। तीसरी बात कि ये वाला प्रोटीन नॉन फंक्शनल है, क्यों, क्योंकि ये एक सिंपल लाइन में है प्रोटीन, इसका कुछ ऐसा फंक्शन नहीं होता, वो आगे 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 सेकेंडरी टर्शरी बनता है तो ही वो फंक्शनल बनता है, सिंपल। तीसरा कि टेल्स अस द पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड, इम्पॉर्टेंट, मार्क कर दो। इसका मतलब ऐसे इन जनरल कि हम लोगों को अगर पोजीशन जाननी है कि कौन से अमाइनो एसिड की पोजीशन कौन से नंबर पे है, तो हमको उसको प्राइमरी अमाइनो एसिड में ही ढूंढना पड़ेगा। हम सेकेंडरी में गुच्छा बन गया है या उसमें कुछ बहुत सारे और अमाइनो एसिड, बहुत सारे बॉन्ड्स आ गए, तो उससे हम लोग अमाइनो एसिड की पोजीशन नहीं देख सकते। उसके लिए हमको प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर पे जाना पड़ेगा। थर्डली, ये कहाँ पे मिलता है आपको, न्यूली फाउंड प्रोटीन में। जब नया नया प्रोटीन बना होता है ना, तभी ये स्ट्रक्चर मिलता है, क्योंकि बाद में बॉडी के अंदर फंक्शनल होना होता है। तो फंक्शनल होने के लिए उसको सेकेंडरी टर्शरी में कन्वर्ट होना ज़रूरी है। तो प्राइमरी बाकी जगह तो नहीं मिलेगा, सिर्फ जो नया नया प्रोटीन होता है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता है। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज सेकेंडरी प्रोटीन। ठीक है, सेकेंडरी प्रोटीन में हम पहले बॉन्ड्स देख लेते हैं। बॉन्ड्स में तो देखो, एक पेप्टाइड बॉन्ड जो रहेगा ही, जिसको रहना ही पड़ेगा तभी वो प्रोटीन है, तो पेप्टाइड बॉन्ड होगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी। अब जो प्रोटीन है वो एक सीधा ऐसे लंबी सी डोरी की तरह, लंबी सी रॉड की तरह हमेशा तो नहीं रह सकता। तो वो क्या करता है कि अपने आप को दो अलग अलग फॉर्म में अरेंज कर सकता है, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड। क्या बोली मैं, एक अल्फा हेलिक्स और एक बीटा प्लीटेड। इसका मतलब क्या, आपने वो वाली स्टेयरकेस देखी है जैसे गोल गोल होती है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके गोल 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 ऐसे उतरना होता है। वो वाली जो स्टेयरकेस होती है ना, बस अल्फा हेलिक्स सेम ऐसा है, ऐसा स्ट्रक्चर, इसको अल्फा हेलिक्स बोलते हैं। बीटा प्लीटेड मतलब कि ये एक अमाइनो एसिड की चेन है, ये दूसरे अमाइनो एसिड की चेन है, ये दोनों के बीच में बनता है बॉन्ड, तो ये बीटा प्लीटेड बनती है इन शॉर्ट। तो हम लोग पढ़ते हैं, ये दो तरीके से इन शॉर्ट अरेंज रहेगी, या तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में या तो बीटा प्लीटेड के फॉर्म में। अब क्या होता है कि अल्फा हेलिक्स में अब दोनों में ही पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, इतना समझ में आ रहा है। इसके अलावा अल्फा हेलिक्स के अंदर होगा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरेस बीटा प्लीटेड में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी कि
ये एक अल्फ़ा हेलिक्स की एक प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होगा कि फर्स्ट अमाइनो एसिड और फोर्थ अमाइनो एसिड के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन फर्स्ट एंड फोर्थ अमाइनो एसिड, एक ही चेन के अंदर, क्योंकि इस ही चेन के अंदर ही बन रहा है इसलिए इंट्रामॉलिक्यूलर है। इसमें क्या है कि इस और इस चेन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये जो मैंने डॉट डॉट बनाया है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो इसलिए दो के अंदर बन रहा है, इसलिए इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रामॉलिक्यूलर मतलब अपने अंदर ही हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो के बीच में हो रहा है। ठीक है। दूसरी बात, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और दूसरा एक वेरी मच इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है। यानी कि फॉर एन एग्जांपल, एक हाइड्रोजन का एटम लिया और दूसरा एटम लिया मान लो फ्लोरीन का या फिर ऑक्सीजन का या फिर नाइट्रोजन का, तो हाइड्रोजन का बॉन्ड विथ आइदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो ये जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो कैसे मैं बोलूँगी, देयर इज़ अ बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड देन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम दैट इज़ ईदर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ऑफ द सेम मॉलिक्यूल। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द हाइड्रोजन एटम एंड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, फॉर एन एग्जाम्पल फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड हुआ। इसमें सेम मॉलिक्यूल में बन रहा है, उसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल में बन रहा है। तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में हुआ। दूसरी बात कि इसके अंदर, पहली बात तो अल्फा हेलिक्स को कंप्लीट करते हैं। अल्फा हेलिक्स विल ऑलवेज बी राइट, एक सेकेंड, हाँ चलो, राइट फोल्डेड, मतलब इसके जो हेलिक्स का स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ राइट हैंडेड होगा। फिर दूसरी बात कि एक जो सर्कल है, एक जो टर्न पूरा होगा उसमें 3.6 अमाइनो एसिड आएंगे। एक अमाइनो एसिड इधर मान लो, एक अमाइनो एसिड इधर मान लो, हाँ 1 2 3, 1 2 और 3 और चौथा वाला जो है वो 0.6। तो एक टर्न में कितने अमाइनो एसिड आएंगे? 3.6। इंपॉर्टेंट है, मार्क करो। दूसरी बात, दो अमाइनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या ये मान लो वो होगा, नीचे लिखती हूँ, 0.35 नैनोमीटर। ये भी इम्पोर्टेंट है। इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू अमाइनो एसिड, यानी कि ये पेप्टाइड बॉन्ड का डिस्टेंस है। ठीक है। अल्फा हेलिक्स में हमने क्या पढ़ा कि वो राइट हैंडेड कॉइलिंग होती है, ओनली राइट हैंडेड कॉइलिंग लिख देती हूँ। राइट हैंडेड कॉइल ही प्रेजेंट होती है, लेफ्ट नहीं प्रेजेंट हो सकती। हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे। 3.6 अमाइनो एसिड एक के अंदर आ जाएंगे और 0.35 इज द डिस्टेंस ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड। इसका एग्जाम्पल है अल्फा कैरेटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स। देखो ना, बाल जैसे दिख रहे हैं ना, ऐसा गोल 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 मैगी बाल जिनके होते हैं वैसा दिख रहा है, तो इसलिए अल्फा कैरेटिन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स। नेक्स्ट है बीटा प्लीटेड, इसको कंटिन्यू करते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, ये समझे कि इसके बीच में होगा हाइड्रोजन बॉन्ड और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जैसे कि ये है या ये है। अब ये दो टाइप का प्रेजेंट हो सकता है, एक पैरेलल हो सकता है, एक एंटी पैरेलल हो सकता है। मतलब कि मान लो एक तरीका ऐसा हुआ कि ये इधर नाइट्रोजन यानी एन टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है, इधर भी एन टर्मिनल है, इधर सी टर्मिनल है, तो ये कैसा हुआ? पैरेलल। या फिर एक ऐसा भी हो सकता है, ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल, लेकिन ये सी टर्मिनल, ये एन टर्मिनल है, तो ये क्या हुआ? एंटी पैरेलल। ठीक है। ये दो खाली टाइप ऑफ प्रेजेंट है। इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटी पैरेलल का एग्जाम्पल है, पहले पैरेलल का सुन लो। पैरेलल का एग्जाम, जैसे ये अल्फा कैरेटिन है तो वैसे बीटा कैरेटिन। यहाँ पे अल्फा हेलिक्स था इसलिए यहाँ पे इधर अल्फा हेलिक्स था इसलिए अल्फा कैरेटिन, इधर बीटा प्लेटेड है तो बीटा कैरेटिन। एंटी पैरेलल का एग्जाम्पल है फाइब्रोइन ऑफ सिल्क, इसको याद ही रखना पड़ेगा।
सिल्क के अंदर होता है, मतलब सिल्क थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, थोड़ी एंटी पैरेलल चलती है, इसलिए उल्टी सीधी चलती है, इसलिए फेब्रोइन ऑफ सिल्क। इसमें अल्फा है इसलिए अल्फा कैरेटिन एग्जाम्पल, उसमें बीटा है इसलिए बीटा कैरेटिन एग्जाम्पल। बस सेकेंडरी प्रोटीन डन। फिर से बोलती हूँ, सेकेंडरी प्रोटीन में कितने टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं? 2। एक पेप्टाइड बॉन्ड, ऑब्वियसली 2 अमीनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड होना ही चाहिए? पेप्टाइड बॉन्ड होना चाहिए, तो ये तो वो प्रोटीन होगा। दूसरी बात कि 2 टाइप में प्रेजेंट हो सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, या तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है या तो बीटा प्लीटेड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में, तो सबसे पहली बात इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। किसके बीच में? एक फर्स्ट अमीनो एसिड और उसके बाद 4th अमीनो एसिड। मतलब अगर nth अमीनो एसिड की बात करें कि nth अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, n+4 जो भी नंबर है प्लस 4th अमीनो एसिड, उसके साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट इज ये राइट हैंडेड कॉइलिंग ही प्रेजेंट होती है, नो लेफ्ट हैंडेड प्रेजेंट। 2 अमीनो एसिड के बीच में जो डिस्टेंस होता है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड का जो डिस्टेंस होता है वो 0.35 नैनोमीटर होता है, और एक कॉइल में, एक टन में कितने अमीनो एसिड होते हैं? 3.6 अमीनो एसिड। एग्जाम्पल इज अल्फा कैरेटिन ऑफ हेयर एंड नेल्स। बीटा प्लीटेड की बात करें तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, मतलब कि पहला मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और दूसरा मॉलिक्यूल का कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई भी हो सकता है। इसमें 2 पॉसिबिलिटीज़, या तो पैरेलल प्रेजेंट होगा जिसका एग्जाम्पल है बीटा कैरेटिन, और एंटी पैरेलल प्रेजेंट होगा जिसका एग्जांपल है फाइब्रोइन ऑफ सिल्क। डन। अभी हम बढ़ते हैं टर्शरी प्रोटीन पे। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या होता है कि जो भी हमारे पास जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर था वो अब और भी कॉइल हो गया, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बनाया। वो क्या रिजेंबल करता है? इट विल रिजेंबल अ हॉलो वुलन बॉल। अगर आप हॉलो वुलन बॉल को इमेजिन करो तो दैट इज़ व्हाट लुक्स लाइक अ टर्शरी स्ट्रक्चर। यानी कि कैसा? ऐसा, ऐसे चीथड़ा भूमड़ा करने का। नेक्स्ट थिंग इम्पॉर्टेंट, ये दिस विल टेल यू द 3D स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। प्राइमरी प्रोटीन क्या बता रहा था? पोजीशन ऑफ अमाइनो एसिड। टर्शरी क्या बताएगा? 3D स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड। 2 बातें हो गई। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें कितने टाइप्स ऑफ बॉन्ड होते हैं। बहुत सारे, लेकिन एक्चुअली में देखो 2 टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं। 2 टाइप ऑफ बॉन्ड, 2 बॉन्ड नहीं, 2 टाइप ऑफ बॉन्ड। एक होता है वीक और एक होता है स्ट्रॉन्ग। वीक में 3 आएंगे, स्ट्रॉन्ग में 2 आएंगे। देखो ये है हमारा स्ट्रक्चर, मान लेते हैं। तो वीक में सबसे पहला आएगा वैन डर वाल। मान लो कि इधर के जो 2 है, ये जो डायग्राम है वो आपको याद नहीं रखना है, वो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आपको है ना, ऐसे अगर कुछ भी डायग्रामेटिक हो तो ज़्यादा इजीली याद रहता है। मान लो इधर COOH है, इधर COOH है, इसके बीच में लग रहा है वैन डर वाल फोर्स। दूसरा वीक बॉन्ड है हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, जो कि किसके बीच में लगेगा? बहुत सारे जो CH के मॉलिक्यूल्स है वो साथ में मिलके लगाएंगे हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। 2 हो गए, एक वैन डर वाल और एक हाइड्रोफोबिक। तीसरा एक है आयोनिक बॉन्ड। किसके बीच में होगा? यहाँ पे NH3 प्लस और COOH माइनस, इसके बीच में क्या लगेगा? आयोनिक बॉन्ड। ये सब क्या है? क्या है ये? वीक फोर्सेस। हाँ, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस में 2 आएगा, एक कोवेलेंट और एक डाइसल्फाइड। वो आप ऐसे याद रख लो, ये कोवेलेंट भी है, डाइसल्फाइड भी है। चलो, इससे टर्शरी हमारा कंप्लीट होता है। एक चीज़ हाँ रह गई कि टर्शरी का क्या है कि ये मेन चीज़ है
बहुत ही जितने भी हमारी बॉडी में बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जिसमें प्रोटीन काम आता है उसमें मेनली टर्शरी ही काम आता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल एंजाइम्स में सबसे ज़्यादा काम आता है। तो बेसिकली दिस इज़ फंक्शनल, पहली बात, यूज्ड इन मैनी बायोलॉजिकल प्रोसेस। फॉर एन एग्जांपल एंजाइम्स में क्या होता है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे प्रॉबेबली नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट क्लास में। तो क्या होता है, एक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है टर्शरी प्रोटीन में, एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर है, वो बन जाता है एक्टिव साइट। क्या बन जाता है, एक्टिव साइट। अभी सुनोगे तो एंजाइम्स में इजी रहेगा। एक्टिव साइट बन जाता है। तो क्या होता है कि ये जो टर्शरी प्रोटीन है उसके अंदर का एक एक्टिव साइट एक कोई भी सबस्ट्रेट लेता है, उसको कुछ प्रोसेस करता है और फिर निकाल देता है, उसका प्रोडक्ट बना देता है कुछ। तो दिस इज़ व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन एंजाइम। एंजाइम क्या करता है, हमारी बॉडी में कोई भी प्रोसेस नॉर्मली होती है तो होती रहती है, पर एंजाइम का फंक्शन क्या होता है कि वो उस प्रोसेस का टाइम कम कर देता है, यानी कि उस प्रोसेस की स्पीड को बढ़ा देता है। अगर हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह में पहुंचना हो, हम एक्टिवा से जा रहे हैं, हमको 20 की स्पीड में जा रहे हैं, तो स्लो है, वो नॉर्मल बॉडी का प्रोसेस है। लेकिन अगर हम उसमें एंजाइम डालते हैं, उसमें एंजिन अच्छा डालते हैं, तो हम एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचने में हम लोग मान लो स्पीड हम लोग यूज़ करते हैं 40, तो जल्दी पहुँच पाएंगे। सिमिलर फंक्शन होता है एंजाइम का हमारी बॉडी में, कि हमारी बॉडी में कोई भी काम करना हो, कोई भी फंक्शन करना हो, तो एंजाइम सिर्फ उस प्रोसेस को फास्ट कर देता है। वो इस फंक्शन उसका सिर्फ यही फंक्शन है, वो प्रोसेस को फास्ट करता है। तो वो कैसे करता है कि वो टर्शरी जो प्रोटीन है उसके अंदर एक एक्टिव साइट प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो टर्शरी प्रोटीन क्या बन रहा है, एंजाइम बन रहा है। तो वो क्या करता है, एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर देता है एक प्रोडक्ट के अंदर। तो यही फंक्शन होता है एंजाइम का। टर्शरी प्रोटीन का एग्जाम्पल इज मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन इज द प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन द मसल, क्योंकि मायो है, मायो इज मसल। और दूसरा एक और एग्जाम्पल इज ऑल एंजाइम्स। ऑल मतलब ऑल नहीं, मैक्सिमम ऑल एंजाइम्स। कुछ एंजाइम्स है जो नॉन प्रोटीनेशियस इन नेचर भी होते हैं, पर इन जनरल ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। ये हमारा टर्शरी खत्म हुआ। अब बचा एक क्वाटरनरी, छोटा सा टॉपिक है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमारे पास पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसके अलावा 2 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अलावा 3 पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके अलावा 4 पॉलीपेप्टाइड। इन शॉर्ट 2 से ज़्यादा कितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन अगर एक साथ ओवरलैप करती है तो वो हमको बनेगा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। सिंपल। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल, बहुत बेसिक एग्जाम्पल सबको आना चाहिए, दैट इज़ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, 4 पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, 2 अल्फ़ा की होती है, 2 बीटा की होती है, और उन चेन के बीच में यहाँ पे एक हीम का मॉलिक्यूल होता है। तो ये हमारा बन गया हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, 2 अल्फ़ा चेन और 2 बीटा चेन, दैट इज़ क्वाटरनरी। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होते हैं, इंसुलिन वगैरह, पर ठीक है, अभी हीमोग्लोबिन। तो इसी के साथ हमारे सारे टाइप्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंप्लीट होते हैं। कौन कौन से हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। अब हम प्रोटीन को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स, जैसे क्लास होते हैं या फिर एक ही टाइप को, वो जो भी है अभी हम लोग देखते हैं। So, protein can be divided into 2 parts on the basis of number of polypeptide chain. लिखो, on the basis of number of polypeptide chain। तो 2 में डिवाइडेड है, एक तो ओलिगोमेरिक हो सकता है, या फिर उसको मल्टीमेरिक बोलो, और एक हो सकता है मोनोमेरिक। मतलब मोनोमेरिक का मतलब सिंपल, एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, पॉसिबिलिटीज़ है वो टर्शरी हो, क्योंकि वही एक फंक्शनल प्रोटीन है। तो वो टर्शरी में हमने किसका एग्जाम्पल पढ़ा, मायोग्लोबिन। इसमें क्या है, 1 पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट। और ओलिगोमेरिक या मल्टीमेरिक का मतलब एक से ज़्यादा हो, जैसे कि इंसुलिन, या फिर हमने क्या पढ़ा, हीमोग्लोबिन। इसके अलावा एक होता है रुबिस्को। अब हमने तो ये पढ़ा कि हीमोग्लोबिन के अंदर
4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, 2 अल्फ़ा की 2 बीटा की। इंसुलिन के अंदर कितनी होती है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। और रुबिस्को के अंदर कमाल की बात यह है कि दोनों को मिक्स कर दो, यानी 24 चेन्स होती है। किसकी, पॉलीपेप्टाइड की। कोई भी हो सकता है, वो पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है। 2 इंसुलिन में होती है, 4 हीमोग्लोबिन में होती है, और रुबिस्को में इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड इन द सेंस नॉट टिपिकली ऐड, तो 24 हो जाएगी। दिस इज़ द डिविजन ऑफ क्या नाम है इसका, प्रोटीन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट। इसकी एक और डिवीजन है वेयर प्रोटीन इज डिवाइडेड इनटू क्लास 1 एंड क्लास 2 प्रोटीन। इसका मतलब क्या है कि क्लास 1 प्रोटीन वो होते हैं जिसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, जिसका अगर हम ब्रेक डाउन करें, तो जो अमाइनो एसिड, इंडिविजुअल अमाइनो एसिड बनते हैं, वो ऑल विल बी एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो एसेंशियल अमाइनो एसिड आर ऑब्टेन्ड ऑन हाइड्रोलाइसिस। फॉर एन एग्जाम्पल एनिमल प्रोटीन, मतलब जो भी एनिमल प्रोटीन होता है, जैसे कि जो लोग भी नॉन वेजिटेरियन होते हैं, तो नॉन वेज खाते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, ऑब्वियसली एनिमल खा रहे हैं, तो एनिमल के अंदर जो प्रोटीन है वो एनिमल प्रोटीन होगा। तो जो भी इंसान वो एनिमल को खा रहा है, तो वो एनिमल को खाने की वजह से वो जो प्रोटीन है वो फिर से एनिमल प्रोटीन है, एनिमल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको एनिमल प्रोटीन बोलते हैं। तो अब एक इंसान एक एनिमल को खा रहा है, तो वो जो एनिमल को खाएगा उसके साथ साथ एनिमल के प्रोटीन को भी खा लेगा। अब वो एनिमल का प्रोटीन किसके अंदर है, इंसान के अंदर है। तो इंसान के अंदर वो एनिमल का जो प्रोटीन है वो ब्रेक डाउन करता है, तो क्या टूटता है, वो सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड में टूट जाता है। इसका मतलब क्या, कि वो इंसान को सारे के सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिल गए, अब उसको और किसी की ज़रूरत नहीं है और बाहर से लेने की। तो इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि नॉन वेजिटेरियन या जो भी मांस वगैरह जो भी होता है उसके अंदर बहुत सारा प्रोटीन होता है। अब समझे क्यों, क्योंकि एनिमल प्रोटीन बहुत सारा एसेंशियल अमाइनो एसिड में टूटता है और वो इंसान को वही एसेंशियल अमाइनो एसिड क्या होते हैं, जो बाहर से हमको लेने पड़ते हैं, जो हमारी बॉडी नहीं बनाती, तो वो हमको एनिमल दे रहा है इन शॉर्ट। सेकेंडली, जो क्लास 2 अमाइनो एसिड होते हैं वो अमाइनो एसिड होते हैं जो पूरे सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड को नहीं देंगे, कुछ दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। फॉर एन एग्जाम्पल सीरियल्स, पल्सेस। अब क्या होता है, अगर आप पल्सेस खाओ ना, तो आपको सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड मिलते हैं, लेकिन सिस्टीन और मिथियोनिन नहीं मिलता। इसमें क्या नहीं मिलता, लाइसिन नहीं मिलता और ट्रिप्टोफान। तो क्या हुआ कि अगर आपने सीरियल्स खाए तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिले, पर ये दो नहीं मिले। आपने पल्सेस खाए तो आपको एसेंशियल अमाइनो एसिड मिले, पर ये दो नहीं मिले। तो क्या होता है, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि जो प्लांट प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन में तो सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं, लेकिन प्लांट प्रोटीन में नहीं होते। प्लांट प्रोटीन कोई एक चीज़ खाओ तो उसमें सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड हमको नहीं मिल सकते। बट कितने सारे वेजिटेरियन लोग हैं, उन लोगों का भी प्रोटीन अमाउंट होता है कंप्लीट, अगर करना चाहो तो हो सकता है। तो वो क्यों होता है कि एक हम लोग प्रॉपर तरीके के साथ खाते हैं, कुछ तो मैजिक है जो होता है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि हम लोग हमेशा दाल के साथ राइस खाते हैं कि नहीं। तो जो भी प्रोटीन दाल के अंदर नहीं होता वो राइस के अंदर होता है, जो राइस के अंदर नहीं होता वो दाल के अंदर होता है। इन शॉर्ट एसेंशियल अमाइनो एसिड का जो कंटेंट होता है वो पूरा फिर कंप्लीट हो सकता है। अगर आपको एनिमल प्रोटीन की बात करें तो एक ही कोई चीज़ के अंदर सब मिल जाता है, पर वेजिटेरियन में इसीलिए हम लोग कोई भी दो चीज़ मिक्स करके खाते हैं, तो वो इस तरीके से काम करता है। तो इसी से हमको पता चलता है क्लास 1 और क्लास 2 प्रोटीन। अब इसमें देखो आप कि पल्सेस का मैं आपको एक बात बताती हूँ कि अगर आपको याद हो तो पल्सेस में देखो सिस्टीन और मिथियोनिन, अगर आपने अमाइनो एसिड में याद हो तो सिस्टीन और मिथियोनिन आर एग्जांपल ऑफ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ऐसे आप रिलेट करके पढ़ो। इसको आपको याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो, CM किस में आता है, पल्सर में आता है। नो ऑफेंस, सिर्फ ये याद करने के लिए, CM पल्सर में आता है। इंपॉर्टेंट है, सिस्टीन और मिथियोनिन जहाँ पे भी है वो इंपॉर्टेंट ही होता है। तो ये है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब हम पढ़ेंगे कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे प्रोटीन यूज़फुल है, मतलब प्रोटीन हमारी बॉडी में किस फॉर्म में यूज़फुल है, जैसे एंजाइम्स है, हार्मोन्स है, इम्यूनोग्लोबिन्स है, या फिर कोई भी एंटीबॉडी वगैरह है। तो इन शॉर्ट हम इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं
कि प्रोटीन किस तरीके से हमारी बॉडी को काम आता है। लेट्स स्टडी फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। सबसे पहला मेन फंक्शन एंजाइम। एंजाइम्स जो भी मैंने आपको टर्शरी प्रोटीन के उसमें बताया वो सेम एंजाइम्स के बारे में प्लस डिटेल हम आगे पढ़ेंगे कि मैक्सिमम ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। कुछ ऐसे होंगे एंजाइम्स जो कि प्रोटीन नहीं भी हो सकते। सो मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस। कुछ आपने अगर पढ़े हो, जैसे कि एग्जांपल है ट्रिप्सिन, या कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो तो वो सब एंजाइम्स ही है। दूसरी चीज़ होगी हार्मोन। हार्मोन्स भी होते हैं प्रोटीन्स। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे एक टेबल बनाते जाते हैं। ट्रिप्सिन इज़ अ प्रोटीन, उसका फंक्शन इट इज़ एंजाइम। दूसरा मैंने बोला हार्मोन। हार्मोन तो देखते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। हमने एंडोक्राइन में या तो पढ़ा है, अगर आपने पढ़ लिया तो, नहीं तो हम पढ़ने वाले हैं। एंडोक्राइन सिस्टम में दो तरीके के होते हैं, एक पेप्टाइड यानी प्रोटीनेशियस इन नेचर भी होते हैं, एक स्टेरॉइडल नेचर भी होते हैं। तो जैसे कि फॉर एन एग्जांपल इंसुलिन। इंसुलिन कैसा है? प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। कहाँ से सिक्रेट होता है? सिक्रेटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैनक्रियास। पैनक्रियास के अंदर बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, वो सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। और इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। तो यहाँ पे ऐड कर दें क्या, ये क्या है? प्रोटीन, और ये उसका फंक्शन। इधर लिखूंगी मैं इंसुलिन, और उसका फंक्शन क्या है? वो एक हार्मोन की तरह बिहेव करता है। ठीक है, दो फंक्शन हो गए प्रोटीन के। कौन कौन से? एक एंजाइम और एक हार्मोन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनना। तीसरा है हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या क्या आता है? एक इम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IgA, IgG, IgM, IgE, IgD, ये सब जो इम्यूनोग्लोबिन है, अगेन हम 12th में पढ़ेंगे, इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। IG बोलते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबिन का शॉर्ट फॉर्म है IG। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन आर प्रेजेंट इन अवर बॉडी। तो वो क्या होते हैं? वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। सेकेंडली एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ तो सबको पता है, कौन बनाता है एंटीबॉडीज़? एंटीबॉडीज़ बनाते हैं बी लिम्फोसाइट्स बनाते हैं एंटीबॉडीज़। तो वो भी क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं एंटीबॉडीज़ या फिर IG, जो भी है इम्यूनोग्लोबिन, वो भी क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तीन हो गए हमारे पास, एक एंजाइम, एक हार्मोन और एक डिफेंस मैकेनिज्म। चौथा है हमारे पास रिसेप्टर। यस, रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या होता है कि प्रोटीनेशियस रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, कोई भी सेल के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। जैसे कि हार्मोन का जो रिसेप्टर होता है वो प्रोटीनेशियस इन नेचर होता है। तो वो क्या करता है? हार्मोन को रिसेप्ट करता है और फिर आगे जो भी प्रोसेस करनी होती है वो करता है। दूसरा और भी तरीके के रिसेप्टर, जैसे हमारे नोज़ के अंदर क्या होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जिससे हम लोगों को जो खुशबू आती है, अगर आपको पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है तो वो क्यों आ रही है? क्योंकि वो रिसेप्टर की वजह से आ रही है। टेस्ट क्यों आ रहा है उसका? क्योंकि गस्टेटरी रिसेप्टर है हमारे टंग के ऊपर। तो वो रिसेप्टर्स आर ऑल्सो प्रोटीनेशियस इन नेचर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम रिसेप्टर्स। ठीक है, हार्मोन रिसेप्टर्स वहाँ लिख दो। हार्मोन रिसेप्टर्स कुछ भी कुछ भी ऐसे सेंस करेंगे कि ये प्रेजेंट है। फिफ्थ और क्या हो सकता है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का फंक्शन कौन करेगा? देखो, हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं GLUT4। वो क्या करता है कि बाहर एक हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको अंदर ले आता है सेल के। क्या? GLUT4 मॉलिक्यूल, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है बाहर
GLUT4 जो होता है वो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को बाहर से अंदर लेके आता है। सिंपल। तो GLUT4 क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा है। किसका ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज का, कहाँ से, बाहर से अंदर। दूसरा एक और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे आरबीसी के अंदर। वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है। आरबीसी में आएगा, आरबीसी के बाद फिर पूरे बॉडी में देगा और फिर वहाँ CO2 भी लेता है, CO2 लेके फिर बाहर चला जाएगा। तो दो हम लोग ने पढ़े, एक GLUT4 और एक हीमोग्लोबिन, ये दोनों भी है इसके। कौन कौन से प्रोटीन पढ़े, एक GLUT4 विच विल ट्रांसपोर्ट ग्लूकोज, एक हमने पढ़ा हीमोग्लोबिन विच विल ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, हम लोग ने ट्रांसपोर्ट भी पढ़ लिया। GLUT4 बहुत बार आता है, हाँ, इसको याद रखना। क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बाहर से अंदर, ताकि ग्लूकोज आगे जाके कोई भी एक्चुअली ग्लाइकोलिसिस करने के लिए आगे उसको मेटाबॉलिज्म उसका करने के लिए ट्रांसपोर्ट करता है। नेक्स्ट इज कोलेजन। कोलेजन मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, सबको पता है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये ग्राउंड सब्सटेंस है इन कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर पढ़ा हो तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ग्राउंड सब्सटेंस है। इसके अलावा कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हो सकता है, बोन्स में होता है, टीथ में होता है, लिगामेंट में होता है, टेंडन में होता है, बहुत जगह प्रेजेंट होता है। इसीलिए दिस इज़ द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। तो यहाँ पे लास्ट हम लिख देते हैं कोलेजन। कोलेजन का फंक्शन ये दो। ठीक है, इसका ऐसे टेबल बनाओगे तो आपको याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं और GLUT4 से तो आते ही है, इसलिए इसको करना ही है। कौन कौन से फंक्शन है, सबसे पहला एंजाइम। मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन। प्रोटीन बहुत सारे हैं जो एंजाइम, कुछ और हो सकते हैं लेकिन आपको उसको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। जैसे कि GIT के सारे एंजाइम जो भी हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं वो सभी एंजाइम्स कौन से होते हैं, प्रोटीनेशियस इन नेचर। जैसे कि एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन। फिर दूसरा हार्मोन, इंसुलिन जैसा है, वो है एक पेप्टाइड हार्मोन, यानी कि प्रोटीनेशियस इन नेचर। कहाँ पे बनता है ये, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस में बनता है, पेनक्रियास के। इसका फंक्शन क्या होता है, ग्लूकोज अपटेक करना, यानी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम होता है इंसुलिन का। बहुत इंपॉर्टेंट है इंसुलिन का, हर जगह पूछते हैं हर एग्जाम में। डिफेंस का सिस्टम, यानी कि इम्यूनोग्लोबिन्स और एंटीबॉडीज़ जो हमारी बॉडी में होते हैं, जो WBC बनाती है। कौन सी WBC, बी लिम्फोसाइट बनाती है। तो वो क्या उसका फंक्शन होता है कि कोई भी बाहर से कोई एंटीजन आ रहा है, ऑब्वियसली क्या WBC का काम क्या होता है, खाली एंटीजन को मारना, बस उसके तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बी लिम्फोसाइट्स बनाएगा एंटीबॉडीज़, वो जाके आगे एंटीजन को मारेगा, या जो भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो दो है, एक इम्यूनोग्लोबिन और एक एंटीबॉडी। क्या करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म करेगा हमारी बॉडी का। नेक्स्ट रिसेप्टर, बहुत सारे रिसेप्टर्स प्रोटीनेशियस इन नेचर होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्मोन रिसेप्टर्स। हार्मोन को अंदर एक्शन करवाने के लिए रिसेप्टर के पास अटैच होना पड़ेगा, और वो रिसेप्टर क्या होगा, प्रोटीनेशियस इन नेचर होगा। अगला ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में दो चीज़ याद रखनी है, एक GLUT4 और एक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो सबको पता है कि अभी हीमोग्लोबिन तो प्रोटीन है, ये सबको पता है। दूसरा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, ये भी सबको पता है, तो बस वो तो ईजी है। और एक GLUT4 है जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड द सेल, आगे उसका मेटाबोलाइज करने के लिए। लास्ट इज कोलेजन, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्राउंड सब्सटेंस है कनेक्टिव टिश्यू का, बहुत जगहों पे प्रेजेंट होता है। बोन हो गया, टीथ हो गया, लिगामेंट हो गया, टेंडन हो गया, ये सब जगह प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन होता है इन एनिमल वर्ल्ड। दिस इज वेयर वी हैव कंप्लीटेड प्रोटीन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ लिपिड्स और फिर न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम। ये तीन चीज़ बाकी हमारे बायोमोलिक्यूल्स में। लेंदी है चैप्टर चैप्टर लेंदी है, आई अग्री, लेकिन अच्छा है, ईजी है, हो जाएगा शांति से करोगे तो। क्वेश्चन सॉल्व करना, टेक्स्ट बुक से पढ़ना। फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।